सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए हमने जो एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट वो पेपर हुआ उसका जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आज उसी का ये 5वां सीरीज है। आज इसी का 5वां वीडियो है। तो उससे पहले हम लोग जो कमेंट किए हैं इससे पहले की वीडियो में तो उनका एक बार बता दें। सुपर ब्रदर्स ने लिखा है कि थैंक्स सर, तो वेलकम। फिर उसके बाद रवि कुमार ने लिखा है कि मेरे 11 सही है। तो जिनका 11 सही है और मैंने कहा था कि 25 में कम से कम 15 सही हो तो उनके एक अच्छे कंफर्ट जोन में रहेंगे कि नहीं, अच्छे मारे जाएंगे कि नहीं, बहुत बढ़िया जीएस है इनका। और जिनका 15 से कम है तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ा। आर्मी वाले का कहना है कि मेरा सर 13 सही है। फिर खान सर ने लिखा है नाइस सर। फिर नितिन पाल ने लिखा है कि सर मेरा 16 सही है। तो बहुत बढ़िया, अगर उनका 16 सही है तो बहुत बढ़िया नितिन पाल आर्मी का। फिर विशाल पाल के लिखा है कि मेरा 11 सही है। तो 11 सही है तो थोड़ा मेहनत करिए भाई। और श्रुति वर्मा का 14 सही है। सनवीर पाल का 13 सही है। सनवीर पाल का 13 सही है। अवेंजर्स का 14 और सरोज का 15 सही है। तो और संजीव का 12 सही है। तो इतने लोगों का है जिन्होंने अपना कमेंट किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो अपना जवाब जरूर देंगे। चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। आनुवंशिक रूप से बीमार व्यक्ति, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत किया है। आनुवंशिक रूप से अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ी है या आनुवंशिक रूप से उसमें कुछ बदलाव करना है तो वो किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहा जाता है, प्रजनन कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है या फिर उसे क्लोनिंग कहा जाता है। उसे क्या कहता है? क्लोनिंग। तो इसका सही आंसर देखिए, ये कठिन है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन जो लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होंगे उनके लिए सरल है। क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या होता है? इसका सही आंसर है क्लोनिंग। देखिए क्लोनिंग क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा बता दूं कि जब किसी नए बच्चे का निर्माण जो है पैदा करना हो, वो किसी महिला के यूटेरस में ना हो करके, किसी यूटेरस में ना करा करके क्या करते हैं, किसी परख नली में पिता का स्पर्म ले लेंगे, ये पिता का स्पर्म, और माता का ओवम, इस स्पर्म और ओवम दोनों के केंद्रक ले लेंगे और इसे क्या करेंगे, किसी नहीं, क्लोनिंग में ये नहीं कहता है। क्लोनिंग मतलब फोटोकॉपी होता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी। क्लोनिंग में किया जाता है ना कि किसी महिला को ओवम लिया जाता है, उस ओवम में से केंद्रक को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। इस ओवम में से केंद्रक निकाल लेता है और ये मान लीजिए कि पुरुष है, इस पुरुष के अंदर से हम क्या करेंगे, कोशिका निकालेंगे, स्पर्म का नहीं, शरीर के किसी अन्य भाग से, जिसमें कि पूरे टोटल 46 गुणसूत्र होंगे। वो टोटल 46 गुणसूत्र होंगे, तो उस 46 गुणसूत्र वाले में से केंद्रक को निकाल लेंगे और इस ओवम के केंद्रक में डाल देंगे और उसे इस परख नली में डाल के क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज देकर इसमें डिवीजन स्टार्ट करवा देंगे। तो जो मोरूला की स्थिति होती है, जैसे 1028 कोशिकाओं तक जो विभाजन शुरू हो जाता है, 1028 तक की कोशिकाओं के विभाजन की स्थिति क्या कहते हैं? मोरूला। और मोरूला की स्थिति तक क्या करते हैं, इसे किसी महिला के यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि एक बच्चा हूबहू जैसा उसका माता पिता होगा, एकदम पूरे के पूरे, जैसे मान लो कि मैं अपनी क्लोनिंग करवाऊंगा तो मेरा सेम टू सेम मेरा क्या होगा, मेरा फोटोकॉपी पैदा होगा, यानी मेरे जैसा ही होगा। चलिए एक दिन एक क्लोनिंग समझा देंगे कि यानी हूबहू अपने जैसा ही बच्चा पैदा करना, यानी कि किसी जीव को जस्ट जैसा है वैसा ही प्राप्त कर लेना, क्या कहलाता है? क्लोनिंग। क्या कहलाता है? क्लोनिंग। एक दिन इस पर वीडियो बना देंगे, कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा तो क्लोनिंग पे वीडियो बना देंगे, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट है। फिर देखिए आगे है, इस दूसरा क्वेश्चन है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन है GAU AL अब ये बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो एसएससी इसे जितना पुलिस वाला होता है, इसमें सिंपल केमिस्ट्री, सिंपल बायो और सिंपल मैथ साइंस आते हैं, फिजिक्स, सिंपल साइंस आते हैं। तो पता होगा कि सोने का क्या होता है, स्वर्ण का AU। क्या होता है? AU। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस है, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। तो किसका ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर पैदा करना है भाई? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका नाम ही है ग्रामीण रोजगार सृजन का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को उत्पन्न करना। सृजन का मतलब होता है कि उत्पन्न करना, रोजगार को उत्पन्न करना, ये था इसका उद्देश्य, पहला वाला सही है। फिर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर, हरि पर्वत ग्लेशियर। हरि पर्वत ग्लेशियर इसका सही आंसर।
अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में है, नहीं जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के जो ऊपर पड़ता है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसी का नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर युद्ध क्षेत्र सबसे बड़ा, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है वो, जहाँ पर भारत, पाकिस्तान, चाइना इन सब का विवाद होता रहता है। तो इसका सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। फिर भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? लौह पुरुष ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और चौथा है वल्लभ भाई पटेल। तो कौन है भारत के लौह पुरुष? वल्लभ भाई पटेल। तो जानते इन्हीं का जन्म दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ये याद रहे क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा है। फिर ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। फिर नेक्स्ट है चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त कहता है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत का मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं किसके द्वारा नियुक्त कहता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही ऑप्शन क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। फिर नेक्स्ट है 1948 में ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? अब देखिए वहाँ पर वाली दिया है और ऑप्शन सब कैसा दिया है पुरुषों वाला, किशन लाल, सरदार सिंह, मनप्रीत सिंह, आकाशदीप सिंह। तो इसका सही आंसर है, अभी तो मनप्रीत सिंह जान रहे हैं कि अभी तो हाल ही में नए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। सरदार सिंह ये भी नहीं है, ये 1948 के बाद हुई। क्या सरदार सिंह तब रहे होंगे 1948 में? अभी हॉकी में खेलते थे। और मनप्रीत सिंह भी नहीं, आकाशदीप सिंह ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर कौन है? किशन लाल। 1948 में इन्हें मिला था राष्ट्रीय हॉकी फील्ड हॉकी टीम का कप्तान ये थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष चुनाव, जो हमारे चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण, फिर चुनाव का निरीक्षण, स्थानीय चुनाव न करना। तो कौन होता है इसका मुख्य कार्य नहीं है भाई? तो स्थानीय चुनाव न करना, तो यही सही है, स्थानीय चुनाव न कराना, ये उसका मुख्य कार्य नहीं है। क्योंकि जानते हैं वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। स्थानीय चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। फिर आगे है रबी फसलों की बुवाई में की जाती है। रबी फसल मतलब जो अभी मार्च के महीने में कट रहते हुए, मार्च अप्रैल के महीने में, ऐसे फसल को क्या कहता है? रबी की फसल कहता है। तो कौन फसल है भाई इसमें से? अप्रैल मई में बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है, जनवरी फरवरी में बोई जाती है, या अक्टूबर नवंबर में? तो अभी जैसे जो गेहूँ कट रहा है ये कब बोया गया होगा? अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो जो अक्टूबर नवंबर के महीने में फसल बोई जाती है उन्हें कहा जाता है रबी की फसल। क्या कहता है? उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। फिर उसके बाद है अभी रबी की फसल आ रही है और एक व्हाट्सएप पे खूब एक मैसेज चल रहा हो क्योंकि नई वैकेंसी आई है, जिनको हाई स्कूल फेल पास सब चलेंगे, जिनके पास अपना हसुआ हो लेकर के आए फसल काटने वाला ना, तो इसीलिए ये रबी की क्रॉप है। रबी की क्रॉपों जब होते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि ऐसे फसल जिनको जो ठूठे काटे जाते हैं, मतलब भूसा जैसा जिनमें से उड़ता होगा। जैसे कि इस वक्त चना ले लीजिए, सरसों ले लीजिए, मटर ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, ये सब जितने भी सब भूसे वाले होते हैं जो अभी कट रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। अच्छा, संग्रहालय किसे कहते हैं तो जानते होंगे? संग्रहालय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो पुराने औजार, पुराने हथियार या कोई स्मारक चीज़ें जो भी होते हैं जहाँ पर जमा करके रखे हैं तो उसे कहता है संग्रहालय। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूजियम। तो कहाँ पर है ये शंकर अंतर्राष्ट्रीय? नई दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, कोलकाता में। तो कहाँ है ये नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में इसकी स्थापना, और जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम ही था शंकर। तो उन्हीं के नाम पे ये बना है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, उन्हीं के नाम पे है जिसने स्थापित किया था। फिर भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं, इनमें से कौन? बिस्मिल्लाह खान साहब, रविशंकर, हरिप्रसाद, लतीफ़ खान। तो कौन है? तो इसके सही आंसर है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान बिहार के थे, बहुत ही नामी शहनाई वादक थे, इनको भारत रत्न भी दिया गया है बिस्मिल्लाह खान साहब को। फिर प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, 1857 में, 1900 में, 1957 में। अब ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही हटा दो, 1957, 1857 या 1757।
तो बचा कौन? 1757 में जो बताया था हमने कि अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और इधर से सिराजुद्दौला, बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला लड़ा था, जिसमें ये तो सिद्ध हो गया था कि भारत में कौन शासन करेगा? अंग्रेज। इसी लड़ाई के बाद से भारत में अंग्रेजों का शासन तय माना जा रहा था, क्योंकि इस लड़ाई बहुत बड़ी एक लड़ाई थी, बहुत बड़ी जीत थी। प्लासी के 1757 में लड़ा गया था, जो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। प्लासी के युद्ध मैंने समझाया हुआ है इसको, जिसे तिरपाल का युद्ध भी किया था। तिरपालों से लड़ाई अंग्रेजों ने जीती थी, तिरपालों से। बारिश हुई थी, सिराजुद्दौला के पूरे हथियार क्या हो गए? समाप्त हो गए, लेकिन उसके हथियार समाप्त नहीं हुए थे, तो अंग्रेज जीत गए थे, इसलिए कहा जाता है तिरपाल से युद्ध जीते थे अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद है 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई भारतीय फिल्म थी। इसको आप लोग याद मत कीजिएगा, क्योंकि अभी 2018 की बात है। इसका मैं इसे सही आंसर बता देता हूँ। ये न्यूटन मूवी भारत की तरफ से भेजी गई थी 2018 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए। फिर आगे है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? वैश्विक प्रतियोगिता, अब ये भी आप लोग मत याद कीजिएगा, इसका भी नाम बस याद कर लीजिएगा कि कौन थी। तो इसका सही आंसर है दीपा कर्माकर। कौन थी? दीपा कर्माकर थी। फिर उसके बाद है, पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम, फ्लोएम। तो जानते हैं कि जल, इसका आंसर कौन सही होगा? जलों को जो ले जाने का कार्य करता है उसे जाइलम, और जो भोज्य पदार्थों को पेड़ पौधों से जड़ों तक लाने का और ले जाने का कार्य करता है। देखिए, जो जाइलम होता है जड़ों से क्या करता है? पेड़ के विभिन्न भागों तक जल को ले जाता है, और पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों अपना भोजन बनाती है, उनको जड़ों तक भोजन को लाने का जो कार्य करता है उसे कहते हैं फ्लोएम। तो जाइलम जल को लेकर जाता है, फ्लोएम भोजन को लेकर के शरीर के पूरे हिस्से तक पहुँचाता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? जाइलम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और बचे हुए। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सत्तारूढ़ जानते हैं दल किसे कहते हैं? सत्तारूढ़ दल का मतलब होता है कि ऐसे दल, ऐसी पार्टी जो चुनाव जीत करके सरकार में बनाई हो, जिसने, उस पार्टी को कहा जाता है सत्तारूढ़ पार्टी कहा जाता है। सत्ता में भी बनी हुई है, उसे कहते हैं सत्तारूढ़। तो न्यायपालिका के प्रति होती है जवाबदेह, विपक्ष के प्रति होती है, इसके नेताओं के प्रति, या लोगों मतलब जनता के प्रति। तो किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो वो जनता के प्रति होती है, यानी लोगों के प्रति वो जवाबदेह होती है। ठीक है, लोकतंत्र में जो सत्तारूढ़ दल किसके प्रति वो होती है उत्तरदायी? तो जनता के प्रति। फिर पुस्तक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। इतना बढ़िया अंग्रेजी जानते हैं, भारत में कौन सा नेता बोलता है? सबसे बढ़िया अंग्रेजी भारत में यही बोलता है नेता, अशोक गहलोत, शशि थरूर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंग्रेजी जब भी विदेशों में कहीं पर जाकर कहीं बोलना होता है अंग्रेजी में, भारत की तरफ से नेता तो इसी को भेजा जाता है। ऐसे कांग्रेसी नेता है ये, इनके ये पुस्तक है। क्या नाम था उनका? शशि थरूर। क्या नाम था उनका? शशि थरूर। फिर उसके बाद हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, मतलब हिमालय की जो श्रेणियाँ बांटी गई ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर 3 श्रृंखला बांटी गई है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इनमें से कौन है सबसे बाहरी? हिमाद्री, पीर पंजाल, कैलाश, शिवालिक। तो जो सबसे बाहरी है वो कौन है? शिवालिक है। और सबसे ऊंची पूछी जाए तो महान हिमालय है। फिर इसके बाद है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मूत्र प्रणाली, मूत्रवाहिनी, ब्रोंकाई, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। लेकिन यहाँ पर ब्रोंकाई जो है ना, इसको इंग्लिश में लिख के दे दिया है, इसीलिए तो हिंदी मीडियम वाले बेचारे छट जाते हैं ना, इंग्लिश ही लिख के दे देता है ब्रोंकाई। अभी ब्रोंकाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सही आंसर आप लगा लेंगे कि ये हमारे श्वसन अंग से संबंधित है। जैसे हमारे जो ये ग्रास नली है, इस जब नाक से हम लोग सांस लेते हैं तो ट्रैकिया से होते हुए जब जाता है, ट्रैकिया से होते हुए जो हमारे हार्ट जहाँ पर फेफड़े में प्रवेश करता है, तो उससे पहले क्या होता है? ब्रोंकाई होता है। क्या होता है? ब्रोंक्यूलस जिसे कहते हैं। ब्रोंक्यूलस के बाद तो फिर वो क्या होता है? अल्वियली में जाता है। तो अल्वियली, तो ब्रोंक्यूलस इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रोंक्यूलस, इसलिए हिंदी मीडियम बेचारे छड़ जाते हैं। तो ये हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित है ब्रोंक्यूलस, यानी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद है, भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता है। अब ये पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जान लीजिएगा कि भारतीय संगीतकार ने कौन से गाना सुना, किसको पुरस्कार दिया गया था? तो AR रहमान साहब को, जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इनकी एक मूवी थी इस्लम डग मिलीनियर मूवी है, जिसमें गाने बड़े अच्छे थे। जय हो वाला जो गाना सुने होंगे, तो AR रहमान साहब का वो गाना बड़ा प्रसिद्ध है, और इसलिए इनको दिया गया था ऑस्कर पुरस्कार, जिसे विश्व का फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। AR रहमान साहब का जय हो वाला। एक खटमल वाला भी गाना है इन्हीं का,
अभी आप सर्च करके सुन सकते हैं गाना, बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें गाना है। स्लम डग द मिलीनियर, जिसमें उन्होंने बताया, उस मूवी में दिखाया गया कि भारत में कितनी गरीबी है। स्लम का मतलब होता है झुग्गी बस्तियाँ, तो भारत में उसी झुग्गी बस्तियों पर मूवी ये बनाया गया है कि झुग्गी बस्तियों में जीवन कैसा है, और यहाँ की सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन यहाँ की झुग्गी बस्तियों की स्थिति बहुत ख़राब है। तो बड़ी अच्छी मूवी थी, और इसी मूवी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। फिर देखिए आगे है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है, ये क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन, संभावित संसाधन, अजैविक संसाधन, जैव संसाधन। ऐसे ये परिभाषा ही दे दिया था, ये परिभाषा था, किसका परिभाषा था ये? इसका सही आंसर है जैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जिसमें मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन है, जिसमें जिनमें जीवन होता है, वे क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। फिर आगे, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? डिजिटल लेन देन कौन नहीं है भाई? पेटीएम, नगद लेन देन, क्रेडिट कार्ड लेन देन, एटीएम लेन देन। तो इनमें से कौन नहीं है भाई? तो इनमें से डिजिटल का मतलब होता है कि मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जब लेन देन करते हैं तो उसे कहते हैं डिजिटल लेन देन। उसे क्या कहते हैं? डिजिटल लेन देन। तो इसमें नगद लेन देन जब हम कर रहे हैं हाथ से, नगद का मतलब नगद हाथ से लेन देन, इसे कहते हैं नगद लेन देन। तो डिजिटल में ये नहीं आएगा नगद लेन देन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगद लेन देन। जो आप लोगों ने अगर पेटीएम पढ़ा होगा ना, पेटीएम का मतलब होता है पे थ्रू मोबाइल। पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल, ठीक है। पेटीएम मतलब कि मोबाइल के थ्रू जब पेमेंट करते हैं तो वही एक प्रकार से डिजिटल पेमेंट होता है। फिर उसके बाद है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने, मर्फी ने, न्यूटन ने, वास्को डी गामा ने। तो सौर मंडल की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर है कोपरनिकस। इसने तो यूरोप में एक तरीके से भूचाल मचा दिया था रूढ़िवादियों के लिए, जब इसने पहली बार कहा था कि अभी यूरोप वाले चर्च के लोग, चर्च वाले क्या कहते थे कि मेरी गार्ड से बात हुई थी कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सभी पिंड पृथ्वी का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और कोपरनिकस ने इस रिसर्च किया था, तो कोपरनिकस ने बताया था कि ये सब चर्च वाले गलत बोलते हैं, सब जो बहुत बदमाश आदमी है, झूठ बोलते हैं। तो ये सूर्य बीच में और बाकी सब पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। मतलब हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी जो दिया था वो किसने दिया था? कोपरनिकस। तो कोपरनिकस को चर्च वालों ने बहुत मारा पीटा और जेल में भी डाल दिया। तो कोपरनिकस ने अंत में माफ़ी मांगा, कहा कि ठीक है, ऐसे सही तो मैं हूँ। उसने बड़ा अजीब तरीके से, नेट पर आप सर्च करेंगे तो बड़ा अजीब तरीके से उसका मिलेगा कि माफ़ी कैसे मांगा था। तो उसने कहा था कि ऐसे सही तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर उसी का एक चेला था जिसका नाम था ब्रूनो। क्या नाम था? ब्रूनो नाम था। ये पोलैंड के रहने वाले थे, लेकिन कोपरनिकस ने तो डर से सही चीज़ों को गलत मान लिया। लेकिन उसका चेला जो ब्रूनो था, वो ब्रूनो था। उसको क्योंकि चर्च में, मतलब ईसाई धर्म में ये है ना कि आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, या ईश्वर की मूर्ति नहीं बना सकते, या आप ईश्वर की तुलना किसी से नहीं कर सकते। उसने कहा कि देखिए, ब्रूनो ने कहा कि देखिए, सूर्य उसी का समर्थक था ना, कोपरनिकस का। और उसने कहा कि देखिए, प्रकृति जो है यही ईश्वर है। प्रकृति क्या है? यही ईश्वर है, और हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो वहाँ के चर्च वालों ने उसे कुछ दिन जेल में रखा, करीब 7-8 साल। फिर वो छोड़ के छूटा ब्रूनो से, कहा कि ये बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो उसने कहा कि देखो, यही जो प्रकृति है यही ईश्वर है, और कोई ईश्वर नहीं है। इस बार लेकिन ब्रूनो को बीच चौराहे पे जिंदा जला दिया गया, पूरे यूरोप में ये दिखाने के लिए कि चर्च के खिलाफ जो भी व्यक्ति खड़ा होगा उसका यही हश्र किया जाएगा। तो ब्रूनो ने अपनी कुर्बानी दे दी थी रूढ़िवादियों के खिलाफ। अभी तक तो रूढ़िवादी जलाए नहीं गए हैं, और बाकी जो बुद्धिजीवी वैज्ञानिक लोग हैं उन पर तो बहुत अत्याचार हुए। तो उन्हीं में से एक ब्रूनो भी था, समझ लीजिए। ब्रूनो ने अपनी कुर्बानी दी है, तो ब्रूनो को हम लोग याद रखते हैं कि एक समय आएगा जब, अभी तो ब्रूनो जैसे व्यक्ति को अभी भी दबाया जा रहा है हमारे भारत में, लेकिन समय आएगा, सब चीज़ों का समय आता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। फिर आगे है, तो सौर मंडल की खोज जिसने की तो उस व्यक्ति का नाम था कोपरनिकस। फिर आगे है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? मिश्रित धातु नहीं है कौन? टांका, पीतल, कांसा, चांदी। कौन नहीं है भाई? मिश्र धातु जानते हैं ना किसे कहते हैं? मिश्र धातु जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है उसे कहते हैं मिश्र धातु। तो ये जो चांदी है ये मिश्र धातु नहीं, बल्कि केवल ये धातु है, केवल मेटल्स है। और बाकी तो सब मिलकर बनाया जाता है। टाका जो है ये भी दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। पीतल जानते हैं कि तांबा और जस्ता से मिलकर बनाया जाता है। कांसा ये बनाया जाता है, तांबा और टीन से मिलकर बनाया जाता है कांसा। फिर चांदी ये तो सिंगल होता है, ये जी इसको कहते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, अरविंद घोष ने।
ये क्वेश्चन इतना बार पूछता है कि कहो मत। ये बेचारा लगता है भारत के, ये इसे राष्ट्रीय प्रश्न घोषित कर देना चाहिए। जब भी एग्जाम देने जाओ 2-3 पे क्वेश्चन पूछेगा, एक विवेकानंद से, एक राजा राम मोहन राय से, और एक जो दयानंद सरस्वती से। तो राजा राम मोहन राय तो इसमें बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इन तीनों में अगर मुझे कहा जाए तो ऐसे इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इनमें से एक व्यक्ति, तीनों में से मैंने कहा कि एक थे दयानंद सरस्वती। अब भारत में उन्हें लोग बड़ा सम्मान देते हैं, दयानंद सरस्वती को। कहते थे वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का मतलब कि फिर से वही परंपरा शुरू करना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, ये उत्तर वैदिक कालीन की बात कर रहे थे, ऋग वैदिक कालीन की बात नहीं कर रहे थे, मतलब ऋग वैदिक कालीन की बात कर रहे थे, उत्तर वैदिक कालीन की नहीं। तो अब उनको समझाना हो तो थोड़ा डिटेल में समझाना होगा, तो भी बाद में समझाएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि कौन सी व्यवस्था शुरू करना चाहते तो उसे समझने वाले समझ जाते होंगे। चलिए, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना जवाब जरूर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।